हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है सिस्टम थ्योरी के बारे में। सिस्टम थ्योरी में हम आज पढ़ेंगे डेविड ईस्टन का इनपुट आउटपुट मॉडल या सिस्टम थ्योरी। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि सिस्टम आखिर होता क्या है, डेविड ईस्टन ने पॉलिटिकल सिस्टम की क्या डेफिनेशन दी है, डेविड ईस्टन के मॉडल की क्या क्या विशेषताएं हैं, उसकी क्या क्या कमियां हैं या इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है उसकी जितने भी कंपैरेटिव मेथड्स हैं उनमें जो ट्रेडिशनल मेथड थी, जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी, वो केवल गवर्नमेंट के ऊपर फोकस करती थी। लेकिन जो मॉडर्न अप्रोच है वो सिस्टम पे फोकस करती हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि गवर्नमेंट और सिस्टम में क्या फ़र्क है। सिस्टम का मतलब है समग्र, होलिस्टिक, यानी औपचारिक और अनौपचारिक दोनों का अध्ययन इसमें शामिल है। इसमें हम इकोनॉमिक्स को भी देखेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी देख लेंगे, उसके पार्ट के रूप में सरकार को भी देख लेंगे। यानी हम संविधान का अध्ययन ना करके किसका अध्ययन करेंगे? प्रोसेस का, प्रक्रिया का। प्रोसेस का मतलब है निर्णय कैसे होता है, सरकार नहीं। विधायिका या कार्यपालिका क्या है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, वो काम कैसे करती हैं ये इम्पोर्टेंट है। तो डेविड ईस्टन ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का अध्ययन किया और उनके अध्ययन का केंद्र बिंदु सरकार नहीं बल्कि प्रक्रिया रही, सिस्टम रही। तो उन्होंने जो सिद्धांत दिया उसी सिद्धांत को आज हम इनपुट आउटपुट मॉडल या डेविड ईस्टन का व्यवस्था सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इस व्यवस्था सिद्धांत के बारे में उन्होंने कुछ बुक्स लिखी हैं जिनका डिस्क्रिप्शन आप स्लाइड में देख सकते हैं। उनकी एक सबसे फेमस बुक है द पॉलिटिकल सिस्टम, जो 1964 में प्रकाशित हुई। इसके बाद अ फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिटिकल एनालिसिस आई और उसके बाद अ सिस्टम ऑफ एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ इन 1979। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये सिस्टम आखिर है क्या। सिस्टम और कुछ नहीं है। सिस्टम इज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स दैट आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय सम पैटर्न और बिहेवियर ऑफ एक्शन। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ कंप्यूटर, कंप्यूटर का है, कंप्यूटर एक सिस्टम है, यानी एक कंप्यूटर है, उसमें कुछ हार्डवेयर है, कुछ उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है। आपने उसके साथ कोई माउस अटैच कर रखा है या आप उसमें कोई इनपुट डालते हैं, यानी कीबोर्ड वगैरह के थ्रू काम करते हैं। यानी हर वो चीज़ जो उससे जुड़ी हुई है, जो उसके काम करने में हेल्प करती है या उसको किसी तरीके से इफ़ेक्ट करती है, वो सिस्टम का भाग है। अगर मैं एग्जांपल दूं तो ह्यूमन बॉडी, आप ह्यूमन बॉडी को एक सिस्टम के तौर पर समझ सकते हैं। यानी ह्यूमन बॉडी क्या है? ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, हाथ हैं, पैर हैं, सर है या और जो दूसरे बॉडी पार्ट्स हैं, और हर पार्ट का अपना एक अलग काम है। वो अलग अलग काम जरूर करते हैं, लेकिन अगर किसी एक के काम पे प्रभाव पड़ता है तो वो सिस्टम में किसी न किसी और दूसरे के काम को प्रभावित करता है। तो सिस्टम का मतलब है कि इंटर रिलेटेड चीज़ों का, एलिमेंट्स का एक ऐसा कलेक्शन जो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, जिनमें अगर किसी एक पार्ट में कोई प्रभाव पड़ता है, उसमें कोई समस्या पैदा होती है, तो वो दूसरे पार्ट को भी प्रभावित करती है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि सिस्टम का पर्पस क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? इनपुट को आउटपुट में बदलना। और एलिमेंट क्या है इसमें? वही जो सिस्टम का हिस्सा है, यानी डिसीजन है, डिमांड है, सपोर्ट है, एक्शन है, या जो इसमें बाउंड्री है। बाउंड्री यानी कि जो ये बताए कि कौन सी चीज़ सिस्टम का हिस्सा है और कौन से सिस्टम का हिस्सा नहीं है। तो सिस्टम को डिफाइन करते हुए डेविड ईस्टन ने कहा है कि पॉलिटिकल सिस्टम और कुछ भी नहीं है पर एक अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज है, यानी अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एब्स्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ टोटलिटी ऑफ सोशल बिहेवियर थ्रू विच वैल्यूज आर अथॉरिटेटिवली एलोकेटेड फॉर सोसाइटी। इस डेफिनेशन में 3 शब्द अति महत्वपूर्ण हैं, एक अथॉरिटेटिव, दूसरा एलोकेशन और तीसरा वैल्यूज।
अगर आप अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यू को समझ जाते हैं तो आपको ये थ्योरी बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगी। अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज़ को हिंदी में मूल्यों का आधिकारिक आवंटन कहा जाता है। अभी आप सोच रहे होंगे कि इसमें अथॉरिटेटिव मतलब क्या है। यहाँ मतलब है कि राज्य के द्वारा एलोकेशन या दूसरे के सिस्टम जो हैं उनमें जो एलोकेशन होता है उनमें काफ़ी फ़र्क होता है। अब आप बोलेंगे कैसे, तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ कि सपोज करिए कि एक परिवार है, उसमें भी घर के जो बुजुर्ग हैं या कोई प्राइवेट कंपनी है उसके मालिक हैं, वो कुछ चीज़ें बांटते हैं यानी एलोकेट करते हैं, बंटवारा करते हैं। तो ये अथॉरिटेटिव नहीं है यानी बाध्यकारी नहीं है। यानी सपोज करिए कंपनी का मालिक है, उसने पेमेंट दी, अगर कोई व्यक्ति उससे खुश नहीं है तो कंपनी छोड़ दे। पर जो राज्य का कानून है वो कोई ना माने ऐसा संभव नहीं है, यानी उसके पीछे पावर ऑफ फोर्स है। तो अथॉरिटेटिव का मतलब हुआ कि राज्य की बाध्यकारी शक्ति, यानी राज्य जो बंटवारा करे और जो बाध्यकारी हो। और दूसरा एलोकेशन सिंपल बंटवारा से आप समझ सकते हैं। और तीसरा है वैल्यू इसका मतलब है कि यहाँ जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता वाली वैल्यू नहीं, बल्कि इसका मतलब है हमारी आवश्यकताएं। हमारे आपके लिए आज सबसे बड़ा मूल्य क्या है? रोजगार। किसान के लिए क्या है? सब्सिडी। व्यापारी के लिए क्या है? टैक्स। तो ये सिस्टम काम कैसे करेगा, ये अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज कैसे होगा, आइए अब आगे हम इसे देख लेते हैं। ये जो स्लाइड में अभी आप देख पा रहे हैं, इसमें देखिए, इसमें सबसे बीच में आपको पॉलिटिकल सिस्टम दिखाई देगा। इस पॉलिटिकल सिस्टम में दो प्रकार के काम होते हैं, एक इनपुट और दूसरा आउटपुट। इनपुट में आपको दो प्रकार की चीज़ें दिखाई देंगी, एक डिमांड के रूप में और दूसरी सपोर्ट के रूप में। और जो आउटपुट निकलेगा यानी जो डिसीजंस आएंगे वो फर्दर एक फीडबैक के रूप में डिमांड या सपोर्ट के रूप में पॉलिटिकल सिस्टम में जाते रहेंगे। तो इस प्रकार एक व्यवस्था जो है वो बनी रहेगी, इसीलिए इसे सिस्टम अप्रोच कहा गया। तो डेविड ईस्टन ने कहा कि जितने भी पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं वो कोई ना कोई काम करते रहते हैं। तो इसलिए हमें जो न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, विधान पालिका है, इनको देखने की बजाय क्यों ना हम ऐसा करें कि हम इनके कामों को देखें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये कहूँ कि अब कोरोना के दौर में इंडियन गवर्नमेंट जो है उसने कुछ इकोनॉमिक डिसीजंस लिए। कैसे लिए? जो निर्मला सीतारमण है, क्या आपको उनके डिसीजन को देखने के लिए संविधान में जाना पड़ेगा या व्यवहार में देखना पड़ेगा? डेफिनेटली आपको व्यवहार में देखना पड़ेगा। तो ऐसे में जो सिस्टम थ्योरी है वो आपकी हेल्प करती है, लेकिन ये कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल भी करती है जो आज तक किसी ने नहीं किए। अच्छा, आप बताइए, क्या आपको संविधान के किसी अनुच्छेद में इनपुट लिखा मिलेगा? किसी में नहीं। दोस्तों, निर्मला सीतारमण ने डिसीजन क्यों लिया? क्योंकि सिस्टम से फीडबैक आ रहे थे कि लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, जीडीपी है लगातार नीचे गिर रही है। हालांकि जो एनवायरनमेंट है वो स्पष्ट नहीं है, पर समझ सकते हैं कि जो एनवायरनमेंट है वो वहाँ का समाज होगा, वहाँ के प्रेशर ग्रुप्स होंगे, वहाँ के इंटरेस्ट ग्रुप्स होंगे। तो अभी आप सोच रहे होंगे या आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि इसमें सिस्टम में कंपैरिजन कहाँ हो रहा है? इसमें तो बात है डिमांड क्या है, प्रोसेस क्या है, आउटपुट क्या है। तो दोस्तों, ऐसी मांग जिसमें सिस्टम पूरा नहीं कर पाता, मतलब इसमें गेट कीपिंग का प्रोसेस भी होता है डिमांड और सपोर्ट के बाद में, पॉलिटिकल सिस्टम के एंट्रेंस से पहले, जिसे गेट कीपिंग बुलाते हैं। ये बेसिकली ऐसी मांग होती है जिसे सिस्टम पूरा नहीं कर सकता तो हटा देता है, यानी दरवाजे पे कुंडी की तरह, या आप बोलोगे दरवाजे पे जो आई होल होते हैं उसकी तरह। यानी क्षमता से ज़्यादा लोग या क्षमता से ज़्यादा जो डिमांड है वो इसमें एंटर ना कर जाएं, ताकि, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो सिस्टम जो है वो काम अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार से जो ये सिस्टम अप्रोच है ये कहती है कि जो जनता की डिमांड्स हैं वो सिस्टम में एंटर करती हैं और ये डिमांड फर्दर जाकर
प्रोसेसिंग होती है इनका पॉलिटिकल सिस्टम में, और उस प्रोसेसिंग के बाद कुछ निष्कर्ष निकलते हैं, कुछ डिसीजंस निकलते हैं जो आउटपुट का रूप ले लेते हैं। और इस आउटपुट के बाद जो है आपका वो जो आउटपुट अगर जनता एक्सेप्ट करती है या नहीं करती है, वो फीडबैक के तौर पे फिर से पॉलिटिकल सिस्टम में एंटर करते हैं। अगर मैं इनपुट की बात करूं तो इनपुट के कुछ उदाहरण हो सकते हैं, जैसे कुछ कर्मचारी हैं वो वेतन वृद्धि की मांग कर सकते हैं, या वो अपनी जो सर्विस की कंडीशंस हैं उनमें कुछ सुधार चाह सकते हैं, या जो शिक्षण संस्था हैं उनके प्रसार की मांग हो सकती है, रेल की सुविधाओं की वृद्धि में मांग की जा सकती है, टैक्स में कमी की डिमांड हो सकती है, या रोजगारों में वृद्धि की बात हो सकती है, या अभी अगर आप देखें तो हमारे यहाँ देश में फिलहाल कुछ राज्यों में जो किसान आंदोलन चल रहा है, तो उनकी भी तो मांग है कि जो किसान बिल जो पास किए गए हैं उन बिल्स को वापस लिया जाए। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि कोई भी जो वस्तु है या नियम है उसकी मांग की जाती है, और केवल मांग ही नहीं की जाती बल्कि उसके बारे में सोचने और निर्णय लेने की जो मतलब अगर जब तक डिमांड नहीं आएगी तो आप उसके बारे में सोचेंगे ही नहीं, उसके बारे में डिसीजन ही नहीं लेंगे। तो एक प्रकार से जो डिमांड है वो कच्चे माल की तरह काम करती है। जिस तरह से आपको किसी गाड़ी को या किसी मशीन को चलाने के लिए बिजली या पेट्रोल या डीजल की ज़रूरत होती है, ठीक उसी प्रकार से जो राजनीतिक व्यवस्था है उसको चलाने के लिए भी आपको डिमांड की और समर्थन की ज़रूरत होती है। क्योंकि अगर समर्थन कम या समाप्त हो जाता है तो जो डिमांड है उनमें बदलने की जो प्रक्रिया है वो समाप्त हो जाती है। क्योंकि सपोज करिए कि सिस्टम में अभी कोई डिमांड गई और उस डिमांड का जो आउटपुट था वो सही नहीं आया, तो उसकी वजह से लोगों ने विरोध किया, और उस विरोध के बाद क्या आपको लगता है कि जो सरकार है उस सिस्टम को ठीक से मेंटेन कर पाएगी, उसे लागू करा पाएगी? शायद नहीं करा पाएगी। तो इसकी वजह से जो है फर्दर जो मांग में चेंज नहीं होगा, वही मांग फिर से जाएगी, अगर फिर से वही आउटपुट आएगा तो इस तरीके से सिस्टम जो है वो एक तरीके से जाम होने की संभावना बनी रहती है। यानी जो मांग है उनके डिमांड में बदलने की प्रक्रिया लगभग समाप्त हो जाती है। तो इसलिए डिमांड जितना ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट भी है। तो इस प्रकार से आपने देखा इनपुट में डिमांड और सपोर्ट दो फैक्टर काम करते हैं, और जो कन्वर्जन की प्रोसेस है यानी जो डिमांड या सपोर्ट है वो डिसीजन में बदलते हैं, वो पॉलिटिकल सिस्टम में काम होता है। और जब ये डिसीजंस आ जाते हैं तो डिसीजन के आने के बाद फिर इनका मूल्यांकन किया जाता है कि जो ये कितने एक्सेप्टेड है जनता में या कितने एक्सेप्टेड नहीं है। इस प्रकार से आपने देखा कि जो डेविड ईस्टन मॉडल है उसकी कुछ फीचर्स हैं, और उसकी फीचर ये है, सबसे पहले तो ये एक यूनिफाइड थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स देने की कोशिश करता है। यानी ये कहता है कि जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जो जितने अलग अलग सिस्टम्स हैं उनकी अलग अलग स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम उन्हें एक ही सिस्टम के तौर पर यानी इनपुट आउटपुट मॉडल के तौर पर रख के देखें तो हम सारे सिस्टम्स को इसी सिस्टम के आधार पर, इसी व्यवस्था के आधार पर इनकी तुलना कर सकते हैं। इसके अलावा जो डेविड ईस्टन है इसने हम कह सकते हैं कि सरकार की बजाय व्यवस्था की तुलना की, और उसमें भी इसने केवल प्रक्रिया पर ध्यान दिया, जिससे ऐसा लगता है कि इस व्यवस्था का प्रयोग किसी भी लोकतांत्रिक या गैर लोकतांत्रिक देशों में किया जा सकता है। लेकिन डेविड ईस्टन के मॉडल की कुछ क्रिटिसिज्म भी की जाती है, कुछ आलोचनाएं की जाती हैं, और वो इसलिए की जाती हैं कि इसमें आलोचक कहते हैं कि भाई जो इसकी डिमांड है वो देख के लगता तो बड़ा वैज्ञानिक है, तटस्थ है, निष्पक्ष है, पर तुलनात्मक राजनीति की विसंगतियों से ये बहुत ग्रस्त है। अब आप सोच रहे हैं कि तुलनात्मक राजनीति की विसंगतियां आखिर हैं क्या? तो इसकी बेसिकली 3 जो विसंगतियां मानी जाती हैं। पहला ये कि इसमें तुलना करने वाला व्यक्ति है। इसलिए देखिए डेविड ईस्टन से जब पूछा गया कि राजनीतिक व्यवस्था की परिभाषा क्या है, तो उसने कहा ऑथोरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज, यानी इट इज़ अ सिस्टम ऑफ फ्लो। ये एक अनवरत प्रक्रिया है, चलती रहेगी।
और किस प्रकार से इसने जो मांग, जो डिमांड बताई, जो अथॉरिटेटिव एलोकेशन बताया, जो वैल्यूज़ बताई, वो वैल्यूज़ सारी इसने लोकतांत्रिक देशों वाली बताई। दूसरी इसकी विसंगति है कि तुलना के लिए हर जगह पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती। और तीसरी है कि जब अमेरिका का व्यक्ति तुलना करेगा तो डेफिनेटली वो लोकतांत्रिक मूल्यों को प्रेफर करेगा, जबकि एक साम्यवादी देश का व्यक्ति अगर तुलना करेगा तो वो साम्यवादी मूल्यों को ज़्यादा प्रेफर करेगा। तो इस प्रकार से जब हम डेविड ईस्टन के इस मॉडल को पढ़ते हैं तो कहने को तो डेविड ईस्टन क्लेम करते हैं कि इन्होंने एक जनरल थ्योरी दी, पर बेसिकली ये और कुछ नहीं, सिर्फ पॉलिटिकल सिस्टम को डिस्क्राइब करने में, उसे डिफाइन करने में ही सक्सेसफुल हो रहा है। यानी ये जो है एक ब्लैक बॉक्स पॉलिटिक्स की बात करता है। यानी सबसे पहले तो ये क्लियर नहीं करता कि कन्वर्जन, जो डिमांड है वो आउटपुट में बदलती कैसे है, इनपुट आउटपुट में कैसे बदला, उसके बीच में क्या क्या कार्रवाई हुई, उसके ऊपर ये ज़्यादा ध्यान नहीं देता। इसके अलावा ये मान लेता है कि जो पॉलिटिक्स है वो पहले से ही ऑर्डर्ड है, कंप्लीट है, उसमें कुछ बदलाव की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ बोलता है कि डिमांड आएंगी, वो कन्वर्ट होके आउटपुट बदलेंगी, फिर उसका डिमांड या सपोर्ट जाएगा फर्दर डिमांड के रूप में, और फिर अगेन यही प्रक्रिया चलती रहेगी। यानी ये सिस्टम में एक पूर्णतः बदलाव के पक्ष में नहीं है, जिससे कि समाजवादी जो हैं वो इसका विरोध करते हैं। इसके अलावा इसे वेस्टर्न बायस माना जाता है, क्योंकि इनका कहना है कि भाई इस थ्योरी को अगर हम देखें तो इसका क्या मानना है कि यदि सिस्टम लगातार चलता रहेगा, मतलब सिस्टम में मेंटेनेंस है, इक्विलिब्रियम प्रबल है, यानी पूंजीवाद का पूरा ध्यान भी तो इसी पर है। इसका मतलब ये पूंजीवाद का सपोर्टर है, यानी सिस्टम चल रहा है और जिसको इससे फ़ायदा हो रहा है वो भी ठीक, और जिसको इससे फ़ायदा नहीं हो रहा वो भी ठीक। यानी सिस्टम में रेडिकल चेंज तो नहीं किया जाएगा। तो मार्क्स क्या कहते हैं? मार्क्स तो व्यवस्था को उखाड़ फेंक देने की बात कहते हैं, जबकि ये इंक्रीमेंटल चेंज की बात करते हैं, धीरे धीरे परिवर्तन की बात करते हैं। और धीरे परिवर्तन की बात तो सारे उदारवादी करते हैं, चाहे आप लोग को ले लें, पोपर को ले लें, डेविड ईस्टन की बात कर लें, जेएस मिल की बात कर लें, किसी को देखिए कोई रेडिकल चेंज की बात नहीं करता। सब यही कहेंगे कि मांग करिए, पूरी करेंगे। और आप मांग करो, आज आप मांग करके देखें कि रिलायंस इंडस्ट्री हमारी हो जाए, तो इनका एक ही रिएक्शन होगा कि बात करो, बेकार की बात मत करो। यानी ये क्या कहेंगे, वेतन बढ़ाने की बात करो, भत्ता बढ़ाने की बात करो, कंपनी हमारी हो जाए, ये मांग है या व्यवस्था पलटने की बात है? तो इस प्रकार से अगर व्यवस्था में रेडिकल चेंज चाहिए, यानी जो बात मार्क्सवादी मानते हैं, तो वो इसे एक पूंजीवाद के रक्षक के तौर पर देखते हैं। इसके अलावा जहाँ तक एलोकेशन करने की बात है, तो डेविड ईस्टन के मॉडल पर यह आरोप लगाया जाता है कि ये पहले से मानता है कि जो एलोकेशन है वो फेयर हो रहा है, जबकि मार्क्सवादी कहते हैं कि हमारा उद्देश्य एलोकेशन करना है, व्यवस्था बदलना, यानी एलोकेशन करना नहीं, व्यवस्था बदलना है। मार्क्सवादियों के अनुसार जो ईस्टन है वो तुलनात्मक राजनीति की बजाय अमेरिकन सिस्टम को पूरी दुनिया के लिए उपयोगी बताने का प्रयास करता है। यानी उनका कहना है कि अगर हम ये कहें कि भाई कपड़े का एक मॉडल है और आपको ये पहनना चाहिए, जबकि बताना आपको क्या चाहिए, आपको ये बताना चाहिए कि भाई कपड़े का ये मॉडल है, ये कलर है, इतने लोगों ने पहना हुआ है और इसके ये फायदे हैं, ये नुकसान है, इसमें ये ठीक लग रहा है, क्यों ठीक लग रहा है। तो लेकिन ये तो ऐसी बात ही नहीं करता। तो इस प्रकार से जो एक तरीके से ऐसा लगता है कि ये जो अमेरिकन मॉडल है उसी को पूरी दुनिया के लिए उपयोगी बताता है। अगर हम डिमांड की इसमें बात करें तो यहाँ सवाल ये है कि जिस समय जो, अब सपोज करिए कि ये कहता है कि जो भाई डिमांड जाएंगी वही आउटपुट में बदलेंगी, लेकिन कुछ सोसाइटी तो ऐसी हैं कि जिसमें डिमांड है ही नहीं, या जहाँ के लोग डिमांड करने के लिए अवेयर ही नहीं है। अब आप कहेंगे कैसे? अगर मैं सवाल करूं कि जिस टाइम भारत आज़ाद हुआ, क्या हमने कोई मांग की थी क्या कि आईआईटी या इसकी स्थापना की जाए? इसका मतलब ये है कि मांग करने के लिए जनता जागरूक होनी चाहिए, और जहाँ नहीं है वहाँ जनता मांग कैसे करेगी? यानी कि
ये जो सिस्टम थ्योरी है या डेविड ईस्टन का ये जो इनपुट आउटपुट मॉडल है, ये अंडरस्टूड है इसके लिए, इसकी मान्यता है कि जो इंडस्ट्रियलाइज्ड समाज है, जहाँ लोग जागरूक हैं, हमारे यहाँ अंडमान से या बस्तर से या जंगल से कोई मांग आ रही है क्या? यानी एनवायरनमेंट में एशिया या अफ्रीका के एनवायरनमेंट की बात नहीं की जा रही, यहाँ बात की जा रही है यूरोप के मॉडल की, यहाँ बात की जा रही है वेस्टर्न देशों के समाज की। यानी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का अध्ययन पहले भी यूरोसेंट्रिक था और आज भी यूरोसेंट्रिक है। माना गया कि जो ईस्टर्न का मॉडल है वो पूरी तरह से सही नहीं है, पर इसे पूरी तरह खारिज भी नहीं किया जा सकता। कम से कम एक नया मॉडल लेकर आए, इन्होंने बताया कि व्यवहार में तुलना कैसे करें। इनके मॉडल को बेस बनाकर आगे बहुत सारे विद्वानों ने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में और नई नई अध्ययन विधियाँ जो है वो विकसित की हैं। तो दोस्तों, एक बार आप अपने लेवल पर सोचिएगा कि क्या डेविड ईस्टन का जो इनपुट आउटपुट मॉडल है, अगर आपको एक चांस दिया जाए, एक अपॉर्चुनिटी दी जाए, तो क्या आप इसमें कुछ सुधार रिकमेंड करना चाहेंगे? या आप अपने तरफ से अगर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को ज़्यादा इंक्लूसिव बनाने के लिए अपना कोई मॉडल देना चाहें, तो आप उसके बारे में भी सोचिएगा। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने देखा कि डेविड ईस्टन ने इनपुट आउटपुट मॉडल कब दिया, उन्होंने कैसे सरकारों की बजाय व्यवस्था के ऊपर फोकस किया, सिस्टम क्या है। इसके बाद हमने देखा कि डेविड ईस्टन ने कैसे पॉलिटिकल सिस्टम को अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज यानी मूल्यों के अधिकारी का आवंटन के तौर पर परिभाषित किया, और कैसे ये जो है कहता है कि कोई भी व्यवस्था, कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम है वो कुछ काम करता है तो हम इसके संगठन को तुलना करने की बजाय उसके कामों की अगर तुलना करें तो हम उसे ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। और इसने बताया कि हर पॉलिटिकल सिस्टम दो प्रकार के काम करता है, एक इनपुट फंक्शंस और दूसरे आउटपुट फंक्शंस। जो इनपुट फंक्शंस है उसके इन्होंने दो प्रकार बताए, एक डिमांड फंक्शंस और दूसरा सपोर्ट फंक्शंस। और इसके अलावा जो आउटपुट फंक्शंस हैं वो बेसिकली डिसीजंस जो होते हैं जो पॉलिटिकल सिस्टम में प्रोसेस होकर आते हैं, और जो डिसीजन या जो आउटपुट आता है उसको जनता कितना स्वीकार करती है या अस्वीकार करती है, वो फीडबैक के तौर पर पुनः डिमांड या सपोर्ट का रूप ले लेता है। इस प्रकार से हमने डेविड ईस्टन के मॉडल की कुछ विशेषताएं देखी कि कैसे एक यूनिफाइड थ्योरी देने की कोशिश करता है, कैसे ये पॉलिटिकल साइंस को एक साइंस बनाने के लिए ज़्यादा अच्छे से नॉलेज को सिस्टमेटाइज करने की कोशिश करते हैं, कैसे ये प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन देखने की कोशिश करते हैं। और लेकिन साथ में हमने ये भी देखा कि डेविड ईस्टन का है काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया है और कहा गया है कि ये देखने में तो लगता है कि भाई ये जनरल थ्योरी है या ये बहुत ही तटस्थ या निष्पक्ष थ्योरी है, पर एक्चुअल में ये तटस्थ या निष्पक्ष ना हो करके ये पूंजीवाद की समर्थक है, ये स्टेटस क्यो को बनाए रखना चाहती है। ये एक ऐसी थ्योरी है जो डिमांड की पीछे जिस सोसाइटी की कल्पना करती है वो बेसिकली औद्योगिक पूंजीवादी समाज की कल्पना करती है, और कैसे जो डिमांड का कॉन्सेप्ट है या एलोकेशन का कॉन्सेप्ट है वो किस प्रकार से समाजवादी या मार्क्सवादी मान्यताओं से मेल नहीं खाता है, और इस प्रकार से इसकी काफ़ी आलोचना की जाती है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का लेक्चर सिस्टम थ्योरी। आई होप आपको इसमें मज़ा आया होगा, आपको समझ आया होगा।